पाताल लोक के लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि अंसारी ने पंजाब के अंदर जाके तोप सिंह की पूरी हिस्ट्री निकाल ली थी। इसी के साथ में हाथीराम चौधरी जो कि चित्रकूट की गलियों में घूम रहा था, उसे भी त्यागी के बारे में ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें पता चल गई थी। लेकिन इसी के साथ में उसे ये भी पता चला था कि मीडिया के अंदर खुद संजीव मेहरा ने त्यागी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, जो कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी और बाहर लीक नहीं होनी चाहिए थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। कहानी थोड़े से पास्ट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हम एक ट्रेन का सीन देखते हैं। वहाँ पे एक लेडी और उसका बच्चा उसके साथ बैठा था, लेकिन उसी सीट के सामने एक छोटा सा बच्चा बहुत देर से रो रहा था। तभी इस लेडी को दया आती है और उस बच्चे के पास में जाती है और पूछती है कि बेटा तुझे क्या हुआ, तू यहाँ पे अकेला कैसे रह गया, तेरे घर वाले कहाँ पे हैं? इतनी ही देर में पीछे से एक और बच्चा आता है जिसके पास में बोरी थी। वो इसी लेडी के बेटे के पास में जाता है, जिसे अच्छी तरीके से पता था कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, जो कि फोन चला रहा था लेकिन चिल्ला नहीं सकता था कि ये चोर है। वो लड़का इस लेडी का पर्स ले जाता है और जब ये लेडी पीछे घूम के देखती है तो वो रोने वाला बच्चा भी भाग जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि मैरी थी। मैरी के साथ हम एक लड़के को भी देखते हैं जो कि मैरी को बताता है कि तू यार कितना भोला है, लोगों से चुराए हुए पैसों से ये बस अपनी जिंदगी जी रहे थे। मैरी को उस पर्स के अंदर मिले पैसे से मतलब नहीं था, बल्कि वो उस पर्स के अंदर से पाउडर और लिपस्टिक चुरा लेता है और एक कांच के अंदर खड़े होकर अपना मेकअप करता है। लेकिन इस चीज से वहाँ के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सीन जिसके बाद प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है। हाथीराम चौधरी चित्रकूट से अब दिल्ली पहुँचते हैं, जिसके बाद सीन दिल्ली के हेडक्वार्टर पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम दिल्ली के हेडक्वार्टर के डीसीपी को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने बैठे थे। असल के अंदर मीडिया सारे लोग मिलकर उनसे यही क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर आपके जो कस्टडी के अंदर है वो इतना बड़ा क्रिमिनल है और उसके बारे में आपने मीडिया को नहीं बताया। लेकिन जो आपके विक्टिम थे यानी कि संजीव मेहरा, उन्होंने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि त्यागी उन्हें मारना चाहता था। आखिर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तब डीएसपी बात को संभालता और बोलता है कि हमने संजीव मेहरा को सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि वो खुद एक विक्टिम थे, लेकिन अब जैसा कि वो एक जर्नलिस्ट है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि मीडिया के अंदर उन्हें इस चीज की रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी। इसके अंदर पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, लेकिन असल के अंदर डीएसपी यानी कि दिल्ली हेडक्वार्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी बात आ गई थी। बाहर जाने के बाद में हाथीराम चौधरी की बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ती है कि देखो तुम्हारे चक्कर में वापस से एक बार मीडिया के पास में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तब हाथीराम कहता है कि सर ऐसा नहीं है, मैंने इस वक्त कुछ भी नहीं किया था। इवन मैं तो दिल्ली के अंदर भी नहीं था, मैं तो चित्रकूट के अंदर था और चित्रकूट में जाके आने से उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली है। त्यागी वो एक बहुत बड़े आदमी के लिए काम करता है जिसका नाम है ग्वाला गुजर। डीएसपी जैसे ये बात सुनता है तो हाथीराम को अपने साथ कैबिन में लेकर आता है और पूछता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या क्या पता चला है। यहाँ पे हाथीराम बताता है कि मैं चित्रकूट गया था, जहाँ पे मुझे त्यागी के बारे में पता चला, उसकी फैमिली के बारे में पता चला, इसी के साथ में दुनलिया गुजर और ग्वाला गुजर के बारे में पता चला, जो कि यूपी के सबसे बड़े टेररिस्ट है। त्यागी उन्हीं का आदमी है और उन्हीं के लिए काम किया करता था। लेकिन आखिर संजीव मेहरा को ये लोग क्यों मारना चाहते हैं इसके बारे में अभी तक भी पता नहीं चला। हो सकता है कि थोड़े दिनों के अंदर इलेक्शन आने वाले थे और उसने किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई गलत स्टेटमेंट दिया होगा, किसी ने खुन्नस में आके संजीव मेहरा के मर्डर का प्लान किया होगा। डीएसपी को ये सारी लीड्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इसी के कारण वो हाथीराम को कहता है ठीक है तुम इसे फॉलो करते रहो, लेकिन खुद का ध्यान भी रखना। यहाँ पे हाथीराम जब खुद के थाने के अंदर लौटता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे हर जगह मिठाइयाँ बट रही है और रीजन पता चलता है कि अंसारी का आईपीएस के अंदर सिलेक्शन हो गया है। लेकिन हाथीराम को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है क्योंकि अंसारी उसका जूनियर था और इन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, तो शायद अंसारी को पहले ही हाथीराम को बता देना चाहिए था। उसे किसी और के थ्रू पता चला तो हाथीराम को बहुत दुख होता है। अंसारी कहता है कि मैं बस आपको बताने ही वाला था क्योंकि आप यहाँ पे थे ही नहीं। तो हाथीराम कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं बताएगा तो क्या होगा, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा हुआ जो तेरी जॉब लग गई, अब तू वैसे भी यहाँ पे कहाँ रहने वाला था। अंसारी का दिल बहुत छोटा हो जाता है, जबकि वो ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता था। इसी समय हाथीराम एक चाय वाले को देखता है जो आज से पहले इस थाने के अंदर कभी नहीं आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाथीराम जाके अब सीधा संजीव मेहरा के ऑफिस में पहुंच जाता है और उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि क्या आपको समझ में नहीं आता, आप बच्चे हो, आखिर आपने मीडिया के अंदर ये स्टेटमेंट क्यों दिया? तब संजीव मेहरा कहता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो आखिर मैं ये न्यूज क्यों नहीं दूंगा? तुम अगर लोगों से छुपाना चाहते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आखिर बता के रहूंगा कि आखिर एक जर्नलिस्ट को किसने मारने की कोशिश करी। इसके पीछे का रीजन आप लोग अभी तक नहीं जान पाए हो, लेकिन मैं मेरे सोर्स से जरूर पता लगा लूंगा। हाथीराम को इस चीज पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हम आपकी सेफ्टी के लिए कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप खुद ही इस चीज का हवा बना रहे हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। संजीव मेहरा हाथीराम की इंसल्ट करता है और कहता है कि अगली बार अगर मेरे ऑफिस में आओ तो पहले अपॉइंटमेंट लेके घुसना, उसके बाद में यहाँ पे आना। इसी के साथ में अब जब संजीव मेहरा ने खुद के मर्डर के बारे में बता दिया था तो ये न्यूज काफी ज्यादा स्प्रेड होने लगी थी। एक तरीके से संजीव मेहरा वापस से लाइमलाइट के अंदर आ गया था, यानी कि न्यूज चैनल वाले चाहकर भी संजीव मेहरा को फायर नहीं कर सकते। इसी के साथ में सारा आके उनसे मिलती है और सारा पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपको शायद न्यूज के अंदर ये नहीं बताना चाहिए था। लेकिन संजीव मेहरा कहता है कि शायद मेरे करियर के लिए सब कुछ ज्यादा जरूरी था और अभी भी त्यागी के बारे में इन्हें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मीडिया के अंदर शेयर करनी है। इसी के साथ सीन यहाँ हाथीराम के घर पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हाथीराम की वाइफ ने अपने मोहल्ले की सारी लेडीज को बिठा रखा था और अपने भैया से जो उसे एक बाबा जी मिले थे, सोडे वाले बाबा जी, वो मशीन वो अपनी हर एक लेडीज को टिकाने की कोशिश कर रही थी। अब जब हाथीराम जी घर आ जाते हैं तो उन्हें पूरे घर के अंदर वही बॉक्स मिलते हैं, जिसके कारण वो थोड़े गुस्से में भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सब चीजें क्या है और कितने का चूना लगा के गया है वो। तब हाथीराम की वाइफ कहती है कि नहीं वो मेरा भैया चला गया है और कुछ ही
दिन में सामान भी ले जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ सीन यहाँ राजू भैया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब हर बच्चों के ग्रुप के अंदर एक लीडर तो ऐसा होता है जो कि हमेशा होशियारी मारता है। यहाँ पे हम राजू भैया को देखते हैं जो कि सारे बच्चों को अपने कमरे पे ले आया था। यहाँ पे काफी सारी उल्टी सीधी चीजें पड़ी थी। वो बच्चों को कहता है बताओ क्या पीना है तुम लोगों को। अब सिद्धू जो कि एक फैमिली के अंदर रहता था और उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन बाकी लड़कों के सामने वो खुद के इंसल्ट भी नहीं करा सकता था। इसी के कारण कहता है कि वो बियर वगैरह नहीं पिएगा बल्कि वो सूखे नशे करेगा। जिसके ऊपर राजू कहता है कि क्या बात है, तू तो बहुत पहुंचा हुआ निकला। इसी के कारण वो सिद्धू को माचिस लाने के लिए कहते हैं जो कि अलमारी के अंदर पड़ी थी। सिद्धू जैसे अलमारी को खोलता है तो ड्रॉर के अंदर उसे वही गन मिल जाती है जिसे वो हाथ में उठाता है और उसी समय डर के मारे अंदर भी रख देता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस जेल का जिसके अंदर मैरी थी। इस जेल के अंदर एक और लड़की को भेजा जाता है जिसे कि रेड लाइट एरिया से लेकर आया गया था। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली कर रही थी और जब वो मैरी को देखती है ऐसा रोता हुआ तो वो उसे और ज्यादा परेशान करने लगती है कि तू लड़की तो है, आखिर इतने शर्मा क्यों रही है, खड़ी हो बात कर मुझसे। मैरी कहती है प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन ये लड़की मैरी को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगती है, उसे मारा पीटी करने लगती है और कहती है कि तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ, आखिर तू बात क्यों नहीं कर रही है। और वो लड़की मैरी के सीधे मेन पार्ट को टच करती है जिसके बाद में बहुत जोर से चिल्लाती है। इसी के साथ में हम हाथीराम को देखते हैं जो कि अपने घर पे आया हुआ था, सारे काम से थक के आया था, लेकिन फिर भी उसे कमरे के बाहर से यही सुनाई दे रहा था कि उसकी वाइफ कैसे बाकी लेडीज को वो सामान बेच रही है। हाथीराम कमरे में आने के बाद में उसकी वाइफ से कहता है कि आखिर कब तक चलता रहेगा, तेरा भाई तुझे कितना पागल बनाएगा। लेकिन उसकी वाइफ अपने भाई को डिफेंड करती है और बताती है कि नहीं नहीं कुछ ही दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हाथीराम को थाने से कॉल आता है और कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ। थाने में आने के बाद हाथीराम के पूरे होश उड़े हुए थे और वो जो लेडी कांस्टेबल जिसने मैरी की चेकिंग करी थी वो बुरी तरीके से रो रही थी क्योंकि पता चल गया था सबको कि मैरी एक लड़की नहीं है बल्कि मैरी एक लड़का है। उसे लेडीज वाले जेल से उठा सीधा लड़कों वाले जेल में डाला जाता है और वो रेड लाइट वाली लड़की बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी कि सालो तुम लोगों को शर्म नहीं है, मैं एक लेडीज हूँ, तुम लोगों ने मुझे जेल में रखा है, इसका ये क्या मतलब होता है कि तुम लोग किसी जेंट्स को भी मेरे साथ में रखोगे, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो। हाथीराम जिसके बाद उस जेल के अंदर आता है जहाँ पे सारे के सारे लड़के थे। अब वो मैरी को पकड़ता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद बोलता है कपड़े खोल सबसे पहले तो अपने। मैरी अब तक भी रो ही रही थी। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारता है और बेचारे हाथीराम के होश उड़ जाते हैं कि ये लड़का था और इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया था कि एक लड़की है जिसके पीछे इतना बवाल होने वाला है। यहाँ पे अंदर बैठे हुए पहले तो सारे हंस रहे थे लेकिन हाथीराम को बहुत बुरा गुस्सा आता है और वो मैरी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। एकदम से सबके चेहरों से हंसी गायब हो जाती है। मैरी जो कि बेचारा लड़की बन के रहता था उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी की मार सह सके और वो बहुत बुरी तरीके से रोता है। थाने में जिस समय पूजा चल रही थी इस समय दिखाया जाता है कि अंसारी उठ के बाहर चला जाता है और तभी वो मैरी को देखता है। अंसारी को लगता है कि शायद अगर वो मैरी से बात करे तो जरूर केस के बारे में उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ऐसा एक सीन में दिखाया जाता है कि एक कांस्टेबल अंसारी को आके प्रसाद देता है। अब अंसारी जो कि एक मोमडन है लेकिन यहाँ पे साफ दिखाया जाता है कि मोमडन होने के बावजूद भी अंसारी ने प्रसाद बहुत खुशी खुशी ले लिया था। इसी के साथ में अब मैरी ने स्टेटमेंट देने के लिए हाँ कर दिया था। यहाँ पे हाथीराम, अंसारी और मैरी तीनों बैठे थे और अब पूछा जाता है मैरी से कि बता आखिर तुझे काम किसने दिया था। जिसके बाद में मैरी अपना मुंह खोलती है और बताती है कि एक बिल्डर है जिसका नाम है मुकेश तलरेजा, उसी ने मैरी को ये काम दिया था। मुकेश तलरेजा ने इससे पहले भी मैरी को कई बार काम दिया था। उसे सिर्फ यही बोला गया था कि तुझे 3-4 दिन लड़कों के साथ घूमना है और उसके बाद तेरा काम खत्म हो जाएगा, जिसके लिए मैरी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाथीराम कहता है कि ऐसा कौन सा काम था जो तू लड़कों के साथ घूम रही हो तुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो मैरी कहती है कि लड़कों के साथ अगर घूमते हैं तो किसी को शक नहीं होता, इसी के कारण बस मुझे घूमना था, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे कोई मर्डर होने वाला था, बल्कि वो तो खुद भी एक मर्डरर नहीं है। उसका जब नाम पूछा जाता है तो मैरी बताती है कि उसका नाम चीनी है। तो हाथीराम और जोर से चिल्लाता है कि तेरा असली नाम बता। तब मैरी बताती है कि मेरा असली नाम ही चीनी है। अब यहाँ पे हाथीराम जब बाहर आता है तो इस थाने का एसएचओ आता है जो कि हाथीराम के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और बोलता है कि उस लेडी कांस्टेबल को अंदर लेकर आओ। हाथीराम उसे बचाने की कोशिश करता है और बताता है कि उससे गलती हो गई है और उसे बहुत सीरियस नोट पे डांट दिया गया है, अगली बार से ये गलती नहीं होगी। तो एसएचओ बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई भी मीटिंग बैठी ना तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि थाने का एसएचओ कौन था, तेरे चक्कर के अंदर मैं अपनी जॉब नहीं गवा सकता, बुला के लाओ उसको। तब हाथीराम उस एसएचओ को पकड़ता है और साइड में लेके आता है। असल के अंदर थे तो ये दोनों बहुत पुराने दोस्त। तो वो एसएचओ को कहता है कि देख मेरी बात सुन, बहुत मुश्किल से मुझे ये केस मिला है और मैं काफी हद तक इन लीड्स को पार करता जा रहा हूँ। ये जो चीनी है इसने भी अभी एक नया नाम लिया है, हो सकता है कि इसे पकड़ के शायद हम मर्डरर तक पहुंच सकते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, तो प्लीज इस केस को खराब मत कर। तो एसएचओ बोलता है कि तेरे इन चक्करों के अंदर मैं अपनी जॉब नहीं गवाऊंगा, तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे मेरा रिजल्ट लाके दे। मैं एसएचओ ऐसे नहीं बना हूँ, मैंने भी अपनी बहुत घिसी है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है मुकेश तलरेजा बिल्डर्स की बिल्डिंग के अंदर जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई थी। अंसारी और हाथीराम दोनों रिसेप्शन पे आते हैं जो कि मुकेश तलरेजा के लिए पूछते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पे था ही नहीं। इसी के कारण इन दोनों को एक गेस्ट रूम के अंदर बिठा दिया जाता है और कुछ ड्रिंक्स दी जाती है। पता चलता है कि उन ड्रिंक्स के अंदर कुछ दवाई मिली हुई थी जिसके कारण ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से सो जाते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद इनकी नींद उठती है और तब इन्हें पता चलता है कि इन्हें बेहोश करने के लिए ये ड्रिंक पिलाया गया था। बाहर आते हैं और बहुत गुस्से के अंदर बोलते हैं कि मुकेश तलरेजा कहाँ पर है आखिर। अब हाथीराम चौधरी अंसारी के ऊपर पहले से ही तो भड़का हुआ था क्योंकि उसने बताया ही नहीं था कि उसका एग्जाम क्लियर हो गया है। इसी के कारण वो अंसारी के ऊपर और ज्यादा भड़कता है और कहता
कहता है कि मुकेश तलरेजा जितने भी प्रोजेक्ट है उन सबको निकाल और उसके अंदर चेक कर कि इसकी प्रॉपर्टी किसी चित्रकूट वाले ने तो नहीं खरीदी है, उसका एड्रेस चित्रकूट का तो नहीं है। तो अंसारी कहता है कि इसे पता लगाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि लोग अगर किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो बेनाम तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो आखिर चित्रकूट का कैसे एड्रेस निकाला जाएगा। तब हाथीराम कहता है कि इस तलरेजा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा, जैसे निकलवाना है वैसे निकलवा, और वो भी बिना वारंट के। तुझे हाथ पैर पड़ना पड़े, जैसे करना पड़े कर, लेकिन तू एक पुलिस वाला है और अपने जुगाड़ लगा और काम कर। हाथीराम बड़े गुस्से के अंदर यहाँ से बाहर निकलता है और रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि अब आऊंगा अगली बार वारंट लेके तेरे पास में। हाथीराम और अंसारी ऑलमोस्ट बाहर निकल ही गए थे, तभी इन्हें वापस से अंदर बुला लिया जाता है। मुकेश तलरेजा असल के अंदर यहीं बैठा था, जो कि सारी चीजें कैमरे से देख रहा था। तलरेजा पूछता है कि बताओ सर, आप यहाँ पर आखिर क्यों आए हो। तब हाथीराम बताने लगता है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है संजीव मेहरा के मर्डर के लिए। हमने मैरी लिंगडो को पकड़ा है, यानी कि चीनी, जिसने कि आपके बारे में कहा है। आखिर आप चीनी को जानते हो या नहीं जानते हो, और वो आपसे कहाँ पे मिला था। तब ये तलरेजा बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में कहता है कि वो उसे एक मसाज सेंटर के अंदर मिला था और उसके बाद से चीनी को उसने बहुत बार काम दिया, लेकिन कोई मर्डर से रिलेटेड नहीं, बल्कि उसके कोई पर्सनल काम। हाथीराम कहता है कि देखो अब आपके ऊपर तो इल्जाम लग चुका है कि आपने मर्डर के लिए उसे पैसे दिए थे और 4 दिन तक उन सब के साथ रहने के लिए गए थे, स्टेटमेंट आ चुका है। तब तलरेजा कहता है कि जाके सबसे पहले वारंट लेकर आओ और मैं भी देखता हूँ कि आखिर वारंट के ऊपर साइन कौन करता है। और आप भी इंस्पेक्टर साहब एक ट्रांसजेंडर के ऊपर विश्वास करके मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, पहले सोच के तो बोलिए कि आखिर मैं हूँ कौन। हाथीराम को पता तो था कि तलरेजा झूठ बोल रहा है, लेकिन बिना वारंट के आखिर हाथीराम भी क्या कर सकता था। इसी समय हाथीराम के पास एक कॉल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। पता चलता है कि तारिक यानी कि कबीर को जिसने काम दिया था वो तारिक मारा गया है, उसकी बॉडी पानी के अंदर मिली है। शायद तारिक आगे की कोई कड़ी थी जो कि आगे की इन्फॉर्मेशन बता सकता था कि आखिर वो किससे जुड़ा था, उसे मार दिया गया है, लेकिन उसे जरूर उसी इंसान ने मारा होगा जिसे इस केस के बारे में पता होगा कि तारिक के बारे में पता चल चुका है, यानी कि ये कोई ना कोई थाने के अंदर का ये आदमी था। हाथीराम आता है और उसकी बॉडी के ऊपर पानी डालता है तो गले से पता चलता है कि पहले उसका गला दबाया गया है, फिर जाके उसे मार के पानी के अंदर फेंक दिया गया है, यानी कि कबीर से जुड़ी हुई कड़ी तारीख खत्म हो गया है। इसी के साथ में तोप सिंह ने जो फोन फेंका था उसकी डिटेल्स निकलवाना अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। जिसके बाद सीन यहाँ पे एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे जर्नलिस्ट को प्राइज दिए जा रहे थे, जहाँ पर हम संजीव मेहरा और उसकी वाइफ को देखते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पे साफ तरीके से पता चल रहा था कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। संजीव मेहरा अपनी वाइफ को यहाँ पे अकेला ही छोड़ के किसी काम से चला जाता है, वो अपने बॉस से मिलता है, लेकिन इस बार भी हमें पता चलता है कि संजीव मेहरा की बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजीव मेहरा कितना फेमस हो चुका है और उसके न्यूज चैनल को संजीव मेहरा से कितना ज्यादा पब्लिसिटी मिलने वाली है। वो बस यही चाहता था कि संजीव मेहरा जॉब को छोड़ दे, अगर वो रिजाइन कर देगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो फायर होगा संजीव मेहरा तो उसके रिकॉर्ड के लिए बहुत खराब माना जाएगा। लेकिन संजीव मेहरा अपने ही बॉस को अब ब्लैकमेल करने लगता है। उसे एक केस के बारे में अच्छी तरीके से पता था कि एक कोई बिल्डर था और एक कोई पॉलिटिशियन था, इन दोनों का काम कराने के लिए साइन किसने किया था 300 करोड़ के प्रोजेक्ट पे। अगर ये बात बाहर आ गई तो इनका न्यूज चैनल बुरी तरीके से डूब जाएगा। जिसके बाद में संजीव मेहरा का बॉस भी डर जाता है और संजीव मेहरा को कुछ नहीं कहता। यहाँ पे संजीव मेहरा की वाइफ अभी तक भी खुद के हस्बैंड को ढूंढ ही रही थी। ढूंढती ढूंढती वो एक लॉबी के अंदर आ गई थी और एकदम से इमोशनल होकर रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे 2 लेडीज आती है जो कि पूछती है कि डॉली तुम कैसी हो, यहाँ पर आखिर क्या कर रही हो, और तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं। लेकिन डॉली तो इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि वो किसी से बात ही नहीं कर पाती। और इसी समय यहाँ पे सारा भी पहुंच जाती है, जिसे समझ में आ गया था कि कुछ तो बात हुई है। जिसके बाद हम संजीव मेहरा को देखते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर आया था और एक बहुत बड़े बिल्डर से आके बात करता है। असल के अंदर इस बिल्डर और पॉलिटिशियन से संजीव मेहरा को कब से काम था, और एक बार इसी पॉलिटिशियन के ऊपर संजीव मेहरा ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। इसी के कारण ये आदमी बताता है कि तुमने तो मेरे ऊपर पहले भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो आज तुम्हें मुझसे क्या काम है। इसी के साथ में वो संजीव मेहरा को ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे बॉस को एक बहुत अच्छा ऑफर दिया था, हालांकि उन्हें इस ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन संजीव मेहरा को इस आदमी से ज्यादा कॉन्टेक्ट बढ़ाने थे, क्योंकि आगे जाके उसका इससे मतलब निकलने वाला था। इसी के कारण वो इस आदमी से और बात करता है और ये आदमी भी इंटरेस्टेड हो जाता है संजीव मेहरा को अपना नया प्रपोजल देने के लिए। इतनी ही देर में डॉली उसके सामने आ जाती है, जो कि रोती हुई उसके गले लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम मुझे छोड़ के कहाँ पे चले गए थे। संजीव मेहरा एकदम से डर जाता है कि डॉली के सामने सारा खड़ी थी, क्योंकि सारा के साथ उसका मैरिटल अफेयर चल रहा था। तब वो डॉली को बिना कहे यहाँ से खींच के लेके जाने लगता है कि चलो अभी हमें यहाँ से घर जाना चाहिए। लेकिन डॉली को सारा बहुत पसंद आती है और वो उसे कहती है कि तुम एक बार घर जरूर आना। इसी के साथ हम हाथीराम और अंसारी को देखते हैं, जो कि उस ऑफिस के अंदर पहुंच गए थे जहाँ पे तोप सिंह के फोन का रिकॉर्ड निकाला गया था। उनके फोन के अंदर एक वीडियो था जहाँ पे संजीव मेहरा का वीडियो बना हुआ था। इसका मतलब ये सबसे बड़ा सबूत है। इसी के साथ में जब कॉल लिस्ट निकाली जाती है तो उसके अंदर कंटिन्यूअसली एक ही नंबर था, जो कि इसीलिए एक्टिवेट किया गया था ताकि कुछ दिनों तक बात कर सके। उसके बाद में दोनों ही नंबर बंद कर दिए गए थे। दोनों ही नंबर की एक ही लोकेशन है और इस बारे में हाथीराम को अच्छी तरीके से पता था कि ये लोकेशन और कहीं की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चित्रकूट की ही हो सकती है। इसी के साथ तोप सिंह के फोन के अंदर कुछ प्राइवेट पिक्चर्स भी थी। इस पिक्चर्स के अंदर तोप सिंह के साथ एक लड़की भी थी। इसी समय अंसारी को पता चलता है कि हाँ, इस लड़की के बारे में तो मुझे अच्छी तरीके से पता था। इस लड़की का नाम चंदा है। हाथीराम पूछता है कि चंदा के बारे में तुझे और क्या क्या पता है। तब अंसारी बताता है कि ये चंदा असल के अंदर तोप सिंह के मामा के साथ रहती थी और तोप सिंह के मामा ने हमें कुछ भी नहीं बताया। इसी के कारण अब अंसारी और हाथीराम दोनों ही तोप सिंह के मामा के घर पे पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर आपने हमें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। तब उसके मामा कहते हैं
कि यार देखो मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, आखिर मैं इनके सामने कैसे क्या कुछ बता सकता था। और रही उस चंदा की बात, तो वो तो बहुत ही बुरी लड़की थी, रहती मेरे साथ थी, खर्चा उसके ऊपर पूरी तरीके से मैं करता था, उसके फोन के अंदर इवन बैलेंस भी मैं डलाता था, लेकिन वो बात उस तोप सिंह से करती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद में ये दोनों कहाँ भागे जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर कुछ घपला किया होगा तो जरूर उस लड़की ने ही किया होगा। यानी कि इतना तो जरूर पता चल गया था कि तोप सिंह से रिलेटेड चंदा है और वो भी इस केस की कोई ना कोई कड़ी हो सकती है। इतनी ही देर में हाथीराम को कॉल आता है कि केस अब उसके हाथ से ले लिया गया है और केस जाके सीधा सीबीआई को मिल गया है। जैसे ये लोग पुलिस स्टेशन आते हैं तो हाथीराम के सामने बहुत सारी मीडिया खड़ी थी और हाथीराम के ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं कि आखिर आप लोगों को पता कैसे नहीं चला कि आप एक लड़की को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या फिर लड़के को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आज तक की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी को इन्वेस्टिगेट करते टाइम ये नहीं पता कि आखिर उसका जेंडर क्या है। यहाँ पे अभी भी वो लेडी कांस्टेबल बुरी तरीके से रोई रही थी। हाथीराम ने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी। वो जब थाने के अंदर आके देखता है तो पता चलता है कि सारी की सारी फाइल सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। हाथीराम से ये केस ले लिया गया है। जब एसएचओ को आके वो पूछता है कि आखिर किसने ये चीज लीक करी होगी, जरूर कोई ना कोई ऐसा है जिसे अंदर की सारी बातें पता है और वो बार बार के अंदर बाहर निकलती जा रही है। और तभी पता चलता है कि ये काम और किसी ने नहीं बल्कि एसएचओ ने किया है। उसने ही जाकर दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर बताया था कि इनसे ये गड़बड़ हो गई है। एसएचओ बताता है कि तेरे चक्कर के अंदर मेरी जॉब चली जाती तो, अगर किसी को पता चल जाता कि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के अंदर गलती हुई है तो, और सजा के तौर पे हाथीराम को सस्पेंड कर दिया जाता है। बेचारा हाथीराम जो कि इस केस के पीछे इतनी बुरी तरीके से लगा हुआ था, उसके पास में इतनी सारी लीड्स थी, उसकी आंख से आंसू निकल जाता है। वो अपनी गन, बेल्ट, कैप सब कुछ ऑफिस के अंदर जमा करा के चला जाता है, जहाँ पे हर कोई उसे यही पूछ रहा था कि आखिर आपको पता कैसे नहीं चला कि वो लड़की है या फिर लड़का है। और इसी के साथ गाइस 4th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।